राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर छाया सियासी संकट। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने 30 विधायकों के समर्थन का किया दावा। आज होने वाली विधायक दल की बैठक में पायलट की संभावित गैर मौजूदगी को लेकर कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। भाजपा ने कहा, कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब आ गई सबके सामने। देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी। बिहार में कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। असम में राहत और बचाव कार्यों में जुटी एनडीआरएफ। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी के कई जिलों में अगले 5 दिनों तक जबरदस्त बारिश होने का जताया अनुमान। कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए कई राज्यों ने लॉकडाउन का किया ऐलान। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 1 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले होने पर मुंबई, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में लागू किया लॉकडाउन। यूपी में भी अब हर शनिवार और रविवार को होगा लॉकडाउन। शिलांग में भी आज और कल पूर्ण लॉकडाउन लागू। आंध्र प्रदेश में आज से खुलेंगे स्कूल। देश में कोरोना के खिलाफ जंग हुई तेज। करीब 63% हुआ रिकवरी रेट। देश भर में कोरोना के सक्रिय मामले पहुंचे 3 लाख के पार। दिल्ली में रिकवरी दर हुई 80%, जबकि मृत्यु दर 3% से हुई कम। और रूस में शिनोव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन के वॉलंटियर्स पर हुए क्लिनिकल ट्रायल के सफल होने का किया दावा। भारत स्थित रूसी मिशन ने ट्वीट के जरिए ट्रायल के सफल होने की दी जानकारी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले हुए 1 करोड़ 28 लाख के पार। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात राजस्थान के सियासत की, वहां के सरकार की संकट की। राजस्थान में गहलोत सरकार पर सियासी संकट मंडरा रहा है। राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने खुलकर बगावती रुख अपना लिया है। सचिन ने बयान जारी करके राज्य में तकरीबन 30 कांग्रेस विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है। इस बीच राजस्थान में अब से कुछ ही देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक हिस्सा नहीं लेंगे। बैठक को लेकर एक व्हिप भी जारी किया गया है। इसके मुताबिक जो विधायक बैठक में मौजूद नहीं होंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अटकलें यह भी है कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस खबर की अभी पुष्टि नहीं हुई है। राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 107 विधायक हैं और 13 निर्दलियों का समर्थन भी सरकार को हासिल है। भाजपा के 72 विधायक हैं और 3 अन्य विधायकों के साथ कुल 75 विधायकों का समर्थन हासिल है। अगर सचिन के बगावत के बाद 30 विधायक अलग हो जाते हैं तो राज्य में गहलोत सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस बीच कल रात मुख्यमंत्री आवास पर आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन मौजूद रहे। इस मौके पर अविनाश पांडे ने कहा कि वे सोनिया गांधी के निर्देश पर जयपुर आए हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 109 विधायक मुख्यमंत्री को अपने समर्थन पत्र की चिट्ठी दे चुके हैं और कुछ अन्य विधायक भी उनके संपर्क में हैं। 109 विधायकों ने सहमति पत्र पर साइन कर अपना समर्थन और अपना पूर्ण विश्वास माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर और माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर अपना विश्वास जाहिर किया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ में धर्मेश भारती भी जुड़ेंगे जयपुर से। फिलहाल अजय विक्रम सिंह का रुख करते हैं और अजय, आपसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से ये सियासी करवट जो है बैठेगा ऊंट। और सबसे खास बात अगर शुरुआत की जाए, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब सचिन पायलट, जो कांग्रेस में बगावत है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आखिर क्या वजह है इस असंतोष की? क्या दोनों जगहों पर अलग अलग कारण तो सामने से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो चीजों को संभाल नहीं पा रहा है। किस तरह से आकलन करेंगे इस पूरी घटनाक्रम का? देखिए अभी राजस्थान की जो वर्तमान स्थिति है उसको अगर कुछ शब्दों में समझना चाहे तो स्थिति यह है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो लड़ाई है वो सतह पर आ चुकी। सचिन पायलट पूरी तरह से सामने आ चुके हैं और उन्होंने
कल जिस तरह से उनके मीडिया एडवाइजर ने बयान जारी किया और उसमें ये कहा कि जो है अब ये सरकार अल्पमत में आ गई है, एक मुख्यमंत्री रहते हुए और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सत्ताधारी दल का अगर उनकी तरफ से बयान जारी किया जाता है तो ये बात स्पष्ट है कि सचिन पायलट पूरी तरह से आर पार के मूड में आ चुके हैं। लेकिन अशोक गहलोत के बारे में पहले से भी जाना जाता है कि वो राजनीति के बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। इसीलिए कल रात में कल 2:30 बजे जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें इस बात की जानकारी दी जाती है कि जो विधायकों की बैठक 9 बजे के करीब बुलाई गई थी उसमें 109 विधायक पहुंचे थे और उन्होंने अशोक गहलोत को समर्थन का पत्र सौंपा है। और जो बाकी विधायक हैं वो भी आज की जो मीटिंग है 10:30 बजे उसमें सभी विधायक पहुंचेंगे। तो सचिन पायलट के उन दावों में जरूर आशंका के बादल मंडराने लगे हैं, जिसमें सचिन पायलट ने 30 विधायकों के समर्थन की बात की थी। जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अशोक गहलोत पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि जो नंबर है वो उनके पास है, वो नंबर को वो प्रूव कर सकते हैं और उनके साथ हमेशा से हैं। और यही बात उन्होंने जो हाईकमान है, शीर्ष नेतृत्व है, उनको भी सूचित कर दिया था और बता दिया था कि सरकार पर कोई संकट नहीं है और जो विधायक है उनका समर्थन उन्हें पूरी तरह से प्राप्त है। यहाँ तक कि जो निर्दलीय विधायक है 13 उनका भी उनको समर्थन प्राप्त है। बहुत रोचक बात उनके लिए है कि जो निर्दलीय विधायक सचिन पायलट के साथ बताए जा रहे थे, कल वो आए थे दिल्ली में मानेसर में कहीं किसी होटल में रुके थे, वो 9 बजे की मीटिंग के बाद वो भी जयपुर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि उनको इस जो आपसी लड़ाई है उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जब ऐसी स्थितियां आती हैं और सरकार पर संकट के बादल मंडराते हैं तो विधायकों का इधर उधर आना जाना होता है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने जो नंबर है उनको सामने एक बार फिर से मजबूती से रखती है तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि जो विधायक हैं वो भागे, क्योंकि कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता नहीं गंवाना चाहता। लेकिन ये बात जरूर है कि सचिन पायलट ने अपना दमखम दिखाया है। आज 10:30 की मीटिंग के बाद ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कितने विधायक किसके साथ है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि उनके अशोक गहलोत के साथ पूरे विधायक हैं और सरकार को कोई संकट नहीं है। दूसरी बात, सचिन पायलट के ऊपर अगर इन सब स्थितियों को देखते हुए जो आलाकमान है वो भी काफी गंभीर है और ये संभव है कि सचिन पायलट के ऊपर कोई कठोर कार्रवाई की जा। अब अजय, आपको क्या लगता है ये महज एक सत्ता संघर्ष है या इस झगड़े की कोई वजह भी रही है? पहले अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे, ये उप मुख्यमंत्री रहे, इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया सचिन पायलट को, बावजूद इसके जो सत्ता का संघर्ष है वो उभर कर सामने आया। क्या तात्कालिक वजह भी क्या रही और किस तरह से देखते हैं कांग्रेस के अंदरूनी संघर्ष को? जैसे कि जो मेरा पहला सवाल था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब सचिन पायलट दूसरे ऐसे युवा नेता हैं जिनके जो अपने आप को कांग्रेस में सहज नहीं पा रहे किसी भी वजह से। बिल्कुल, इसकी सबसे बड़ी वजह सत्ता का संघर्ष ही है, क्योंकि चुनाव जो लड़ा गया था वो सचिन पायलट की चुनाव के पहले पांच साल प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने पूरे राज्य में मेहनत की थी और वो इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाएगा, लेकिन वो संभव नहीं हो सका क्योंकि जो विधायक जीतकर आए, टिकटों का जो बंटवारा हुआ, उसी समय जो आपसी दोनों नेताओं की लड़ाई सामने आ गई थी। और अशोक गहलोत इस बात में सफल हुए कि उनके जो समर्थक विधायक हैं वो ज्यादा से ज्यादा उनको टिकट मिला और वो जीते। यही नहीं, जो निर्दलीय विधायक थे वो भी अशोक गहलोत के कॉन्फिडेंस में थे और वो भी जो 13 निर्दलीय विधायक हैं वो ये कहा जाता है वहां की राजनीति में कि वो भी अशोक गहलोत के ही लोग हैं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और वो मुख्यमंत्री बन पाए और सचिन पायलट पीछे रह गए। अभी तात्कालिक जो वजह आपने पूछा, निश्चित तौर पर बहुत रोचक बात यह है कि जो एसओजी बनाया था राज्यसभा चुनाव के समय, कुछ ऐसी आशंका थी कि कुछ विधायक टूट सकते हैं, उनकी खरीद फरोख्त हो सकती है, उसको लेकर अशोक गहलोत ने एक एसओजी बनाई थी और उस एसओजी ने अपनी कुछ रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी है। समन भी जारी किया गया है मुख्यमंत्री को। ये इस बात को लेकर सचिन पायलट काफी खासे नाराज थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एसओजी की कुछ रिपोर्ट को अशोक गहलोत ने आलाकमान के साथ शेयर किया है और उन्होंने उन रिपोर्ट्स के आधार पर आलाकमान को कन्विंस किया है कि सचिन पायलट सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से आलाकमान कन्विंस होता हुआ नजर आया। इसी वजह से वो सचिन पायलट से मुलाकात नहीं किया और सचिन पायलट को उनको समन किया गया। सचिन पायलट को ये बात अखर रही है कि एक उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें समन किया गया है, तो वो अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने को अपमानित महसूस कर रहे थे और पायलट भी अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में टॉप लीडरशिप की जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि ऐसी स्थिति में बैठाकर समझाया जाए, बुझाया जाए, लेकिन उसकी कयास जो उसकी जो कोशिशें हैं वो कामयाब होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने फिलहाल सचिन पायलट से कोई बात नहीं की, ना मुलाकात की। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान से भिन्न है स्थिति।
संख्या के हिसाब से भी और सचिन पायलट की ताकत के हिसाब से। जी, आपने कहा सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, किसी ने सचिन पायलट से मुलाकात नहीं की, बात नहीं की। यही शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय में भी हुआ था। क्या वजह है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बीच में हस्तक्षेप नहीं करता है? क्या वो मान चुका है, इनको बागी के तौर पर ही देख चुका है? या जिस तरह से कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया कि क्या कांग्रेस तभी जागेगी जब अस्तबल के सारे घोड़े चले जाएंगे, इस तरह का एक रिएक्शन कांग्रेस के अंदर से भी आ रहा है। क्या वजह है इसकी कि लोगों को चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा है? ये निखिल, कमोबेश यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी थी और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने 10 जनपद में आके सीधे तौर पर शीर्ष नेतृत्व को ये कहा था कि सरकार को कोई संकट नहीं है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो बातें हैं वो केवल धमकी है, उन धमकी पर हमको ज्यादा यकीन नहीं करना चाहिए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ताकत दिखा दी और वहां की सत्ता चली गई। राजस्थान में भी कमोबेश वही स्थिति है। अशोक गहलोत ने टॉप लीडरशिप को कन्विंस किया है कि सत्ता को कोई संकट नहीं आने वाला है, लिहाजा जो है हमको किसी की धमकी और किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। जो पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मेरी जानकारी ये है कि अशोक गहलोत अपनी बात को कन्विंस करने में सफल रहे हैं। सचिन पायलट ने अहमद पटेल से जरूर मुलाकात की है, लेकिन वो भी एक हफ्ते पहले मुलाकात हुई थी, उसके अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई थी। निश्चित तौर पर वही जो चैप्टर है वो दोहराया जा रहा है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ विधायकों की संख्या का जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा है। वो मार्जिन सचिन पायलट को मैनेज कर पाना संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि कल रात तक की जो घटना थी उसमें सचिन पायलट ने कोशिश जरूर की थी, इसका दावा जरूर किया, लेकिन जो 109 विधायक पहुंचे हैं जो कांग्रेस का दावा है, हालांकि मेरी जानकारी ये है कि तकरीबन 100 के करीब विधायक पहुंचे थे, लेकिन वो संख्या आज क्लियर हो जाएगी। 109 अगर विधायक हैं तो सरकार पर निश्चित तौर पर कोई संकट नहीं है और एक बार फिर से आलाकमान कन्विंस हो जाएगा अशोक गहलोत की बात से, और उसके बाद वो तय करेगा कि सचिन पायलट के ऊपर किस तरह से कार्रवाई करनी है या फिर सचिन पायलट तय करेंगे कि उन्हें किस तरह से आगे। जी, अजय विक्रम सिंह, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम रुक करेंगे जयपुर का, जहां हमारे संवाददाता धर्मेश भारती और ज़्यादा जानकारी के साथ, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट्स के साथ, ग्राउंड रिएक्शंस, ग्राउंड जीरो पर जो रिएक्शंस है वो हमको देंगे। धर्मेश, सबसे पहले तो 10:30 बजे की जो बैठक है उसके विषय में बताएं, कांग्रेस की जो बैठक है उसके बारे में बताएं, और ये भी बताएं कि किस तरह से वहाँ की जो राजनीतिक रंगत है, जो राजनीतिक फिजा है, वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं परवान चढ़ी है। और पूरे तौर पर देखा जाए तो ये जो पूरा सियासी संकट है वो पूरे न सिर्फ राजस्थान को बल्कि कांग्रेस को पूरे देश भर में कहीं ना कहीं इसका संदेश जो है वो हर जगह जा रहा है। जो वर्तमान में अभी 10:30 बजे की जो बैठक होने वाली है, इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? कितने विधायक आपको लगता है कि वहां पहुंच रहे हैं? क्योंकि इसी पर जो इसको कहना चाहिए कि अभी जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है उसका दारोमदार टिका हुआ है। जो बैठक है जो सीएमओ के अंदर होने जा रही है, वहां विधायकों का और मंत्रियों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप जैसे जानते हैं कि लोकतंत्र में संख्या बल ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखना यह है कि ये जो बैठक है इसमें कितनी संख्या के अंदर कांग्रेस विधायक और जो अभी मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो कितनी संख्या में वहां पहुंचते हैं। सारा का सारा दारोमदार इस बैठक के ऊपर है। व्हिप जारी कर दिया गया है और व्हिप के बाद जो लोग अनुपस्थित रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित है। ये तो साफ लग रहा है, क्योंकि कल जब रात को 2:30 बजे संवाददाता सम्मेलन आनंद फानन में कांग्रेस की ओर से बुलाया गया था, जिसके अंदर अविनाश पांडे और सुरजेवाला मौजूद थे, उन्होंने साफ कहा था कि हमें विश्वास है कि हमारी सरकार को पूरा समर्थन मिलेगा, सरकार हमारी स्थिर है। लेकिन ये सब अब हर राजनीतिक दल अपने दावे करता है, दावे कितने सत्य साबित होंगे ये तो बैठक में उपस्थित संख्या बल के आधार पर तय होगा। जी जी बिल्कुल, बैठक में उपस्थित जो संख्या बल है उसके आधार पर ही तय होगा कि कितने लोग वहां पहुंचते हैं, कितने लोग सचिन पायलट के खेमे में हैं और कितने सरकार के साथ जाना चाह रहे हैं, अशोक गहलोत के साथ जाना चाह रहे हैं। दरअसल आप इसको बेहतर बताएंगे धर्मेश की जो विधायक हैं वो भी आकलन कर रहे होंगे स्थितियों का और वो जानना समझना चाहेंगे कि किस तरफ पड़ला भारी है और उधर वो जाएंगे। एक अभी कोई उसके बारे में मीडिया में नहीं आया है, ना कोई आधिकारिक बयान है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जो बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें थी सचिन पायलट की, उस बारे में ये बयान आया है कि वो एक थर्ड फ्रंट बना सकते हैं। कितनी जानकारी इस विषय में और क्या कितना संभव है ये, और अगर ऐसा करेंगे तो क्या वजह होगी इसकी? देखिए, मीडिया के जो सूत्र है उसके अंदर ये जो है बयान आया है कि सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन
नहीं करके तीसरे मोर्चे का गठन कर सकते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। जहां तक तीसरे मोर्चे को खड़ा करने का सवाल है, ये तो आने वाला समय बताएगा कि वो क्या इसको कर पाते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो खेल है लोकतंत्र में वो संख्या बल का होता है। अब संख्या बल उनके कितने पक्ष में है, क्या तीसरा मोर्चा खड़ा करने के बाद क्या वो संख्या टूट के कांग्रेस से उनके साथ आएगी, ये तो 10:30 बजे की बैठक के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन अपनी अपनी रणनीति है, वो शायद अपनी रणनीति बना रहे होंगे, क्योंकि कल जब रात को बैठक हुई थी तो कुछ विधायकों ने बाहर निकलकर ये कहा था, विशेषकर एक कांग्रेस के विधायक गिरिराज मलिंगा ने, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि यहाँ बहुत से विधायकों की जो विश्वसनीयता है वो उसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। वो इस खेमे में भी दिखाई दे रहे हैं और वो उस खेमे में भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात बहुत सटीक नजर आती है, क्योंकि संभवतः राजनीति में हर व्यक्ति अपनी ताकत को, अपनी संभावनाओं को, अपनी स्थिति को तोलने का प्रयास करता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो विधायक हैं वो तीसरे मोर्चे के बारे में या बीजेपी ज्वाइन करने पे क्या हमारी स्थिति रहेगी उसका आकलन करने में जुटे हों। जैसे दोनों खेमे अपनी स्थिति का आकलन कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार विधायक भी अपनी स्थिति का आकलन कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात है कि आखिर जो ये मीडिया में सूत्रों से जो ये बात सामने आई है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो विधायक हैं वो इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये तो समय ही बता पाएगा। जी बिल्कुल, अब 10:30 बजे ये बैठक शुरू होगी, तब ये पता चल सकेगा। आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिए। अब से 10, 12, 15 मिनट महज रह गए। बहुत शुक्रिया धर्मेश भारती इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, और अजय विक्रम सिंह दिल्ली से जुड़ी कांग्रेस की सियासत पर लंबी बातचीत के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है। देश में लोगों के कोरोना से ठीक होने की रिकवरी दर करीब 63% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 5,53,470 लोग इस संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं। फिलहाल देश में 3,01,609 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 23,174 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में रिकवरी रेट 80% हो चुका है, जबकि मृत्यु दर 3% से कम है। और कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए कई राज्यों ने फिर से लॉकडाउन का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सप्ताह के अंतिम 2 दिन यानी हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का फैसला किया है। अब सभी बाजार सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे और शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। सप्ताहांत की बंदी वाले दिनों में बाजार और कार्यालय बंद रहेंगे, हालांकि बैंक खुले रहेंगे। लॉकडाउन प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। शनिवार और रविवार को होने वाली बंदी से आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह से मुक्त रखा जाएगा। साप्ताहिक बंदी के दौरान सभी बाजारों की स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा। मलप्पुरम में ऑनलाइन क्लासेस को दिलचस्प बनाने के लिए केरल के एक शिक्षक ने नया तरीका निकाला है। MEMAUP स्कूल के में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक श्याम बेंगलुरु ने ऑनलाइन कक्षाओं से संबंधित वास्तविकता पेश की है। MEMAUP क्लास के स्कूल के किंडरगार्टन के बच्चों में पढ़ाई को लेकर बच्चों का उत्साह उस समय और बढ़ जाया जब अपने शिक्षक के साथ विशाल ग्रहों, जानवरों और अन्य दिलचस्प चीजों के साथ उन्होंने उनको देखा। शिक्षक श्याम बेंगलुरु ने हाथी, गाय, शेर, ग्रहों का विशालकाय रूप दर्शाते हुए बच्चों के लिए शिक्षा में एक नया आयाम जोड़ दिया। इतना ही नहीं, वर्चुअल क्लासेस को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए ग्राफिक्स और ऑडियो का उपयोग किया गया है ताकि बच्चे जल्द से जल्द इससे जुड़ सकें। बेंगलुरु के इस कदम को मिलती सफलता को देखकर केरल के अन्य स्कूल भी ऐसा करने के लिए उनकी मदद ले रहे हैं। इतना ही नहीं, बेंगलुरु ने ऑनलाइन क्लासेस में वास्तविकता दिखाने के लिए ग्रीन स्क्रीन, ग्राफिक्स, इमेज और कई ऐप्स और ऑडियो का इस्तेमाल किया है ताकि छात्रों की इसमें दिलचस्पी बढ़ाई जा सके। और बात बारिश और बाढ़ की। असम के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों से लगातार हुई बारिश के बाद बाढ़ के हालात गंभीर हो गए हैं। 35 में से 24 जिलों में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में 2 और लोगों के बाढ़ की चपेट में आने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार जल प्रलय के कारण राज्य भर के 24 जिलों और 75 राजस्व क्षेत्रों में 12,09,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की सबसे अधिक मार झेल रहे बरपेटा जिले में
3,83,000 से अधिक आबादी पर इसका असर पड़ रहा है। वहीं धीमाजी में 1,30,000 और गोलाघाट में 1,08,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य के कुल 2,015 गांव और इलाके जलमग्न हैं। पिछले 24 घंटों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की ओर से बड़े पैमाने पर चलाए गए राहत और बचाव कार्यों में 2,300 से अधिक लोग फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राज्य में 224 राहत शिविर और केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 21,000 से अधिक स्थानीय लोगों ने शरण ले रखी है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और सभी सांसदों और विधायकों से बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने और राहत और बचाव कार्यों में हाथ बटाने की अपील की है। और दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है, जहां कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब तक 1,28,59,000 के पार है। वहीं इस महामारी से 5,67,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका अग्रणी है, जहां कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 32,97,000 से अधिक है। वहीं इस महामारी से 1,35,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक दिन में रिकॉर्ड 15,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। फ्लोरिडा में और कई राज्यों में ट्रंप प्रशासन की योजनाओं के खिलाफ एंटी फेस मास्क अभियान चलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। खबर रूस से। रूस की शेनॉव यूनिवर्सिटी में रविवार को दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा हुआ। ट्रांसलेशन मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी बुतिम तारासोव संस्थान के निदेशक ने बताया है कि जिन लोगों पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया गया है, उनमें से पहले समूह को बुधवार को और दूसरे समूह को 20 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। भारत स्थित रूसी मिशन ने ट्वीट के जरिए ट्रायल के सफल होने की जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है कि रूस के शेनॉव यूनिवर्सिटी ने वॉलंटियर्स पर कोरोना की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया, जो कि सफल रहा है। और रूस में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 7,26,000 के पार पहुंच गई है। मरने वालों की संख्या 11,000 के आंकड़े को पार कर गई है। रूस कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में चौथे नंबर पर है। खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से, जहां आज सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अनंतनाग के सिरी गुफवारा इलाके में मुठभेड़ अभी भी जारी है। केरल के ऐतिहासिक पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन और उसकी संपत्तियों पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति यूयू ललित और इंदु मल्होत्रा की पीठ ने पिछले साल अप्रैल में अपील पर अंतिम रूप से सुनवाई की थी। मंदिर पर त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार के अधिकारों, देवस्थानम बोर्ड गठित करने और मंदिर के कलारा यानी तिजोरी को खोलने संबंधी मामलों पर अदालत अपना फैसला सुना सकती है। गौरतलब है कि केरल उच्च न्यायालय ने 2011 में अपने फैसले में राज्य सरकार को पद्मनाभ स्वामी मंदिर, इसकी परिसंपत्तियों और प्रबंधन पर नियंत्रण लाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने सभी मेहराबों को खोलकर सभी वस्तुओं की एक सूची तैयार करने और उन वस्तुओं को एक संग्रहालय बनाकर जनता की प्रदर्शनी के लिए रखने का आदेश दिया था, जिसे बाद में त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के उत्तर भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित वन्य जीवों के प्राकृतिक वास, आवास और जैव पर्यटन के लिए विश्व विख्यात दुधवा नेशनल पार्क मानसून के दौरान प्रशासन और शोधकर्ताओं के आकर्षण का केंद्र बन जाता है। बीते दिनों दुधवा नेशनल पार्क में दुर्लभ आर्किड का पौधा दिखाई दिया। यह प्रजाति जल प्लावित क्षेत्रों में पाई जाती है। शोध पत्रों और हर्बेरियम संग्रह के मुताबिक 1902 में इसे देखा गया था। इस ऑर्किड को यूलोफिया ऑब्टूजा के नाम से जाना जाता है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।